बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौका 25 जुलाई 2026 को पीपीएससी डिप्टी अकाउंटेंट का पेपर सॉल्व करते हैं और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, दैट इज गवादर पोर्ट ज्वाइन पाकिस्तान। गवादर पोर्ट ने पाकिस्तान जो है कब ज्वाइन किया था? दिसंबर 8 1958 उसका सही जवाब है। और पाकिस्तान ने ये जो गवादर पोर्ट है ये ओमान से ख़रीदा था 5.5 बिलियन RS पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन। पाकिस्तान बॉट फ्रॉम ओमान, पाकिस्तान ने ओमान से ये ख़रीदा था तकरीबन 5.5 बिलियन RS पाकिस्तानी रुपीज़ में, ऑलमोस्ट 5.5 बिलियन रुपीज़ में ओमान से ये ख़रीदा था। और फिर ये भी सवाल सबसे ज़्यादा अहम है गवादर पोर्ट के हवाले से कि गवादर पोर्ट अथॉरिटी का क़याम, गवादर पोर्ट अथॉरिटी, इसका क़याम कब अमल में लाया जाता है? गवादर पोर्ट अथॉरिटी का क़याम 17 अक्टूबर 2002 को क़याम, इसमें 17 अक्टूबर 2002 को इसका क़याम अमल में लाया जाता है। सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ GPA, इट स्टैंड्स फॉर गवादर पोर्ट अथॉरिटी, और इसका क़याम कब अमल में लाया जाता है? 17 अक्टूबर 2002 को इसका क़याम अमल में लाया जाता है। और इसके जो करंट चेयरमैन कौन से हैं? नूरुल हक बलोच साहब हैं इसके करंट चेयरमैन। सो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि करंट चेयरमैन ऑफ गवादर पोर्ट अथॉरिटी जो कि 2002 में बनी थी, इसके करंट चेयरमैन कौन से हैं? नूरुल हक बलोच साहब हैं जी। नूरुल हक बलोच साहब इसके करंट चेयरमैन हैं। और गवादर पोर्ट अथॉरिटी का क़याम कब अमल में लाया जाता है? 17 अक्टूबर 2002 को अमल में लाया जाता है। और गवादर है कहाँ पर? ये बलूचिस्तान में है, याद रखिएगा जी। गवादर कहाँ पे है? ये बलूचिस्तान में है, याद रखिएगा जी। और फिर अक्सर औक़ात ये भी सवाल रिपीटेड है कि पाकिस्तान ने ओमान से ये कब ख़रीदा था? ये 8 दिसंबर 1958 को ख़रीदा था तकरीबन 5.5 बिलियन रुपीज़ में। ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं, उनकी स्टेटमेंट, उनके आंसर्स है, इट में वेरी, क्योंकि जो हमें स्टूडेंट्स जो है स्टेटमेंट भेजते हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन जो है उनका सोल्यूशंस बताया जाता है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगला सवाल है दैट इज़ रिलेटेड टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मुजस्मा-ए आज़ादी। मुजस्मा-ए आज़ादी ये कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क USA में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। बेसिकली स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हवाले से ये भी मुमकिन सवाल बन सकते हैं कि इट वाज गिफ्टेड, ये किसने गिफ्ट किया था? फ्रांस ने गिफ्ट किया था, अमेरिका को गिफ्ट किया था जी। इट वाज गिफ्टेड बाय फ्रांस ने गिफ्ट किया था टू USA। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, मुजस्मा आज़ादी है, ये फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को। कब गिफ्ट किया था? 28 अक्टूबर 1886 को, याद रखिएगा जी। 28 अक्टूबर 1886 को इसने गिफ्ट किया था फ्रांस ने। और फिर ये सवाल भी सबसे अहम है कि इसमें मोस्टली मेटल कौन सी इस्तेमाल की गई है? मोस्टली मेटल जो है, ज़्यादातर मेटल वो कॉपर इस्तेमाल की गई है। वो कौन सी इस्तेमाल की गई है? वो कॉपर इस्तेमाल की गई है। और फिर ये सबसे ज़्यादा कॉमन सेंस में पूछे जाना सवाल है कि जो टॉर्च है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, राइट हैंड पे उसके क्या है? टॉर्च है, दैट्स राइट हैंड पे उसके टॉर्च है जी। और उसका जो क्राउन है, जो ताज उसका है, उसके ऊपर कितने कॉर्नर्स हैं? दैट इज 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये भी बास्केट सवाल में भी पूछा जा सकता है वेरी माइक्रो लेवल पे। और उसके लेफ्ट हैंड पे क्या है? वो एक टैबलेट भी है। तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हवाले से ये सवाल बन सकता है कि ये किसने गिफ्ट किया था? इट वाज गिफ्टेड बाय फ्रांस टू द USA ऑन 28 अक्टूबर 1886 में, 1886 में ये गिफ्ट किया गया था। मोस्टली इसमें मेटल कौन सी इस्तेमाल हुई है? कॉपर। और इसका जो हाइट है वो कितनी है? 93 मीटर इसकी हाइट है। इसकी हाइट क्या है? दैट इज 93 मीटर्स इसकी हाइट है।
और फिर इसका जो थीम है वो थीम के हवाले से भी सवाल पूछा जा सकता है, दैट इज लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड। लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड। लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड। एनलाइटनिंग द वर्ल्ड। ये बेसिकली जो है फ्रीडम और डेमोक्रेसी के हवाले से है कि फ्रीडम और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के हवाले से एक सिंबॉलिक जो है एक इज़हार किया जाता है। और फिर उसका जो थीम है, बस का थीम भी पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी का बेसिक थीम क्या है, नेम क्या है। द नेम इज दैट इज लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड। और ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी मुजस्मा आज़ादी कहाँ पे है? ये यूएस से न्यूयॉर्क में है। फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूएसए को। कब गिफ्ट किया था? ये 28 अक्टूबर 1886 को ये गिफ्ट किया गया था। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हवाले से मुमकिन सवाल हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द कॉज ऑफ द रेनबो। रेनबो जो है कौसे कज़ा जो बनती है उसके मेन जो रीजंस क्या है वो रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट्स। एक्चुअली ये होता है कि जो रेनबो होती है बेसिकली ये डिस्पर्शन ऑफ द लाइट होती है। बेसिकली डिस्पर्शन भी होती है। एक्चुअली जो है लाइट होती है वो 7 कलर्स का मजमुआ है। और वो 7 कलर्स कौन से होते हैं याद रखिएगा। बात को ये भी पूछा जा सकता है वो 7 कलर्स उनकी तरतीब क्या होती है। उनकी तरतीब याद रखिएगा विब गायर होती है जी। विब गायर याद रखिएगा। विब गायर उसकी तरतीब होती है जी। दैट इज वी फॉर वायलेट। लोएस्ट जो वेवलेंथ होती है दैट्स इंडिगो। बी फॉर ब्लू। जी फॉर ग्रीन। Y for yellow, O for orange and R for the red। और सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की ही होती है। सो बात का ये भी पूछे जा सकते हैं कि ऑर्डर्स ऑफ कलर्स इन द रेनबो वो कौन से हैं, वो याद रखिएगा विब गायर वो सही जवाब है। सो ये स्टैंड करता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वो वायलेट की होती है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? वो रेड की होती है। और अगर देखा जाए कि जैसे सनलाइट जो है वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ती है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, दैट्स अ वाटर ड्रॉपलेट्स। ये पानी का कतरा है जो कि प्रिज्म के तौर पे भी काम करता है। और प्रिज्म क्या करता है? बेसिकली जो लाइट है उसको क्या कर देता है? डिस्पर्स कर देता है। इसमें बेसिकली 2-3 तरह के फिनोमेना होते हैं। एक रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है, दूसरा और तीसरा क्या होता है? वो डिस्पर्शन होता है। अब रिफ्लेक्शन क्या है कि बाउंसिंग बैक ऑफ द वेव्स। रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक, उसी मीडियम में वापस आ जाना जी। और रिफ्रैक्शन क्या होता है जी? रिफ्रैक्शन याद रखिएगा। रिफ्रैक्शन बाउस का डेफिनेशन भी पूछी जाती है। व्हेन लाइट वेव्स एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एंटर फ्रॉम वन मीडियम, एक मीडियम से, और खसूसी तौर पर लाइटर से डेंसर मीडियम याद रखिएगा जी। वन मीडियम वो लाइटर मीडियम है टू डेंसर मीडियम। जैसे ही वो लाइटर से डेंसर मीडियम में दाखिल होती हैं तो बेंड हो जाती हैं। देन दे बेंड, फिर वो मुड़ जाती हैं, थोड़ा सा झुकाव हो जाता है। सो सच अ बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज, उसको रिफ्रैक्शन का नाम दिया जाता है। जैसे ही लाइट वेव्स पड़ती हैं उसके ऊपर तो थोड़ा सा क्या हो जाता है? वो बेंड हो जाता है। उस बेंडिंग को क्या नाम देंगे? दैट इज रिफ्रैक्शन नाम देते हैं, याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन क्या होती है? दैट्स अ बाउंस बैक होता है। तो ओवरऑल 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे ही लाइट वेव्स लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं। आम जो मीडियम है हवा का मीडियम वो लाइटर मीडियम है। एज कंपैरेटिवली अगर पानी की बात की जाए तो वो क्या है? डेंसर मीडियम है। तो जैसे ही जो लाइट वेव्स होती हैं वो लाइटर से डेंसर मीडियम में एंटर होती हैं, अक्सर का जो है फिजिक्स में या साइंस के हवाले से वो पानी के अंदर जो है पेंसिल जो है वो मुड़ी हुई नजर आती है, झुकी हुई नजर आती है। वो बेसिकली वजह क्या होती है? वो रिफ्रैक्शन उसकी मेन वजह होती है।
तो जो सनलाइट के हवाले से, रिफ्रैक्शन के हवाले से और रेनबो जो वो है कौसे कज़ा है, उसके हवाले से जो सवाल मुमकिन बन सकते हैं वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं कि इसका कॉज क्या होती है, रिफ्रैक्शन भी, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन भी, डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी, और फिर ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि इनकी जो तरतीब होती है, रंगों की तरतीब, वो किस तरह से होती है, ऑर्डर्स ऑफ कलर, वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। ये बेसिकली साइंस के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरब्स कंक्वर्ड सिंध। अरब ने सिंध को कब फतह किया था? तो याद रखिएगा 712 AD उसका सही जवाब है। उसके बाद अगला सवाल है कि टोटल मेंबर्स ऑफ सार्क जो है, सार्क के टोटल मेंबर कंट्रीज़ की तादाद कितनी है? वो 8 टोटल मेंबर कंट्रीज़ की तादाद है, याद रखिएगा। और उसको याद करने के हवाले से एक फार्मूला जो है अक्सर औक़ात बताया जाता है स्टूडेंट्स को, MBBS पेन, याद रखिएगा जी, MBBS पेन। मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। और फिर बास्कत माइक्रो लेवल पे एक दफ़ा ये भी सवाल पूछा हुआ था, खासकर जो वन पेपर के हवाले से है कि सार्क का आइडिया किसने दिया था? याद रखिएगा, इट वाज गिवन बाय ज़ियाउर रहमान साहब ने दिया था, याद रखिएगा जी। इसका जो आइडिया है वो ज़ियाउर रहमान साहब ने दिया था। ये कौन से हैं? ये एक्स प्रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेश हैं, याद रखिएगा जी। ये एक्स प्रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेश हैं, ऑफ बांग्लादेश के ये एक्स प्रेसिडेंट हैं, याद रखिएगा जी। और फिर ये सवाल भी पूछा जाता है कि सार्क जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो काठमांडू और नेपाल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके मेंबर कंट्रीज़ की तादाद कितनी है? वो 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं। उसके हवाले से आपने एक जो है वो ट्रिक याद रखनी है, दैट इज़ MBBS पेन। सो मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल, और लास्ट मेंबर कौन सा है? अफगानिस्तान है, जिसने इसको ज्वाइन किया था। और इसके टोटल मेंबर कंट्रीज़ की तादाद कितनी है? 8 है। और ये आइडिया किसने दिया था? वो ज़ियाउर रहमान साहब ने आइडिया दिया था। और ये कौन से थे? ये बांग्लादेश के एक्स प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा जी। बास्कत ये भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि एक दफ़ा PMS के पेपर में ये सवाल पूछा हुआ था कि आइडिया जो है, आइडिया ऑफ सार्क, ये किसने दिया था? वो ज़ियाउर रहमान साहब ने दिया था सार्क का आइडिया। उसके बाद अगला सवाल है कि टेलीफोन इन्वेंटेड, जो टेलीफोन है ये किसने इन्वेंट किया था? याद रखिएगा, ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था। और बात का ये भी पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ये कब जो है इन्वेंट किया था? 7 मार्च 1876 को, याद रखिएगा जी। 7 मार्च 1876 उसका सही जवाब है कि टेलीफोन इन्वेंट किया गया था। और अगर टेलीफोन के हवाले से देखा जाए तो ये बेसिकली हम इनको इंग्लिश में रूट वर्ड्स के हवाले से भी देखते हैं कि टैली एंड अ फोन, याद रखिएगा जी। टैली एंड अ फोन। टैली मीन्स डिस्टेंस रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जी। एंड फोन मीन टू टॉक और ऑडियो। सो फासले से बातें करना, ये क्या कहलाता है? टेलीफोन। सेम इज द केस टेलीविजन। टैली मीन द डिस्टेंस, याद रखिएगा जी। टैली मीन्स द डिस्टेंस एंड विजन मीन टू सी, फासले से देखना। सो ये क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज टेलीविजन। और फिर बात पूछा जाता है कि मोबाइल फोन, लफ्ज मोबाइल के मीनिंग क्या है? तो मोबाइल मीन द मूवमेंट, याद रखिएगा जी। सो मोबाइल फोन क्या है? कि चलता फिरता हुआ फ़ोन, टू टॉक, चलते फिरते हुए बातें करना। जैसे मोबाइल डिस्पेंसरी होती है, मोबाइल अस्पताल होता है, मोबाइल नाजरा की वैन भी होती है, वो चलते फिरते जो होते हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये रूट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, जैसा कि होमो मीन सेम, हीट्रो मीन डिफरेंट, फोटो मीन द लाइट, लाइसिस मीन द ब्रेक डाउन, बायो मीन लाइफ। तो ये क्या है? ये रूट वर्ड्स हैं जिनसे पता चलता है कि सैनोनियम और एंटोनियम जो है उसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो अपने स्टूडेंट्स को अक्सर बात बताते हैं कि रूट वर्ड्स के बारे में और उनके मीनिंग के बारे में, और फिर यही जो रूट वर्ड्स हैं बाद में जाकर सैनोनियम एंटोनियम में किस तरह से वो हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये भी मेंशन कर दी है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो कितने हैं? वो 280 हैं। पाकिस्तान में जो 3 आइन पेश किए गए थे, जो तीसरा आइन है 1973 का आइन जो है पेश किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, तो उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? वो 280 आर्टिकल्स हैं। हाँ, कुछ इसमें आइन के अंदर अमेंडमेंट्स भी की जा चुकी थी, मतलब कुछ आर्टिकल्स को डिलीट कर दिया गया था, अमेंड कर दिया गया था। लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए तो कितने आर्टिकल्स हैं, याद रखिएगा वो 280 ही हैं। उसका सही जवाब है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान।
उसके माने कि ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की तारीख में नूरुल अमीन साहब एक ऐसी शख्सियत होते हैं जो कि पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो रह चुके होते हैं, और पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई भी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना। सो पाकिस्तान की तारीफ और पोस्ट जो है इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था कि ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो कौन से हैं, वो नूरुल अमीन साहब हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। इज बेटर देन अ फैट लॉसेट, अ लीन एग्रीमेंट जो है वो बेटर होता है, बेस्ट होता है जी। उसके बाद एक FGORD, इट रेफर्स टू बेसिकली इट रेफर्स टू लॉन्ग डीप एंड नैरो सी इनलेट फॉर्म बाय ग्लेशियर्स ओवरऑल, इसका ये जो है थीम बनता है। बैकबोन ऑफ पाकिस्तान किसे कहा जाता है पाकिस्तान की इकानमी? एग्रीकल्चर को पाकिस्तान की इकानमी में बैकबोन कहा जाता है, और एग्रीकल्चर से रेलिवेंट डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान की बैकबोन इकानमी की जो पाकिस्तान की जो मईशत है उसमें रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो इसीलिए एग्रीकल्चर को कहा जाता है। चेयरमैन NHA किसको कहा जाता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वो कौन है इस वक्त? कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान है, याद रखिएगा कि चेयरमैन NHA कैप्टन रिटायर्ड असदुल्ला खान है। उसके बाद है कि अब्बासिया कैनाल कंप्लीटेड इन, कब कंप्लीशन की जाती है? 1932 में इस कैनाल की इस नहर की कंप्लीशन की जाती है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द पर्सन हु स्पीक्स लेस, वो आदमी जो कम गो होता है, कम बोलता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? वो टेस्टन या रेटिसेंट उसको कहा जाता है। ये दोनों ठीक है, याद रखिएगा जी। तर्जमानुल कुरान किस सहाबी को कहा जाता है? तर्जमानुल कुरान इस्लामियात के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है, तर्जमानुल कुरान कहा जाता है, याद रखिएगा जी। ज़ुन्नूरैन किस सहाबी का लक़ब है? उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब है ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाला, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दो साहिबजादियाँ थी उनके निकाह में आई थी। उसके बाद है कि इमाम जाफ़र एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ, वो फ़िक़्ह और केमिस्ट्री दोनों के फील्ड में जो थे वो इस्लामिक हवाले से भी फ़िक़्ह में और दूसरा केमिस्ट्री में भी एक्सपर्ट थे। उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी जो है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली दैट इज़ नियर अबाउट 8.3 बिलियन, उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए कमोडियस मीन्स, कमोडियस का मतलब क्या होता है? सिनोनिम एंटोनिम में दैट इज स्पेशियस और रूमी लिमिटेड, इसका सही जवाब है ये इंग्लिश में सिनोनिम और एंटोनिम के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज पाकिस्तान लिटरेसी रेट, करंट जो लिटरेसी रेट है तकरीबन पाकिस्तान में वैसे 62 समथिंग है, तकरीबन जो है 63% उसका सही जवाब है। पाकिस्तान में जो लिटरेसी रेट है वो शराखानदगी है, तकरीबन 63% है। एंड सायरिया कैपिटल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, दमिश्कस उसका सही जवाब है कि उसका कैपिटल ये है। उसके बाद देखिए हॉलीवुड साइन इन विच सिटी, अक्सर का फिल्मों में सिनेमा के हवाले से हॉलीवुड का जो है नाम यूज़ किया जाता है, तो वो कहाँ पर वाक़ई है? बेसिकली ये लॉस एंजलस कैलिफोर्निया USA में है, उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए मदर ऑफ ऑल द साइंसेस, फिलॉसफी भी मैथ भी, बट मोस्ट जो नियर अबाउट है दैट इज मैथ, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए नेम ऑफ वेनेजुएला प्रेसिडेंट हु वाज अरेस्टेड बाय द US, ट्रंप ने जिसको कहा था कि मैं जिसको चाहूँ उसको मैं गिरफ्तार कर सकता हूँ, मैं दुनिया का जो है सुपर पावर जो है रखने वाला एक प्रेसिडेंट हूँ, तो उसने वेनेजुएला सदर को उस वक्त कैप्चर किया था, तो उसका नाम क्या था? दैट वाज निकोलस मैडुरो, उसका सही जवाब था। और इट वाज कैप्चर्ड बाय द US एट दैट टाइम, द प्रेसिडेंट वाज द डोनाल्ड ट्रंप एंड हु डिड दिस एक्ट, और फिर इसने दुनिया को ये शो किया था कि आई एम द सुपर पावर, व्हाट आई वांट आई डू इट एज पर माई, जो उनके इरादे होते हैं उसी के करने के लिए उसने कहा था कि मैं कर सकता हूँ जी। अगला सवाल हमारे पास है, व्हाट हजरत अली करमुल्लाहु वजहू वाज डूइंग बिफोर शहादत, शहादत से पहले मौला अली करमुल्लाहु वजहू क्या फरमा रहे थे? तो याद रखिएगा परफॉर्मिंग द फजर प्रेयर, सुबह की फजर की नमाज अदा कर रहे थे, तो उस वक्त उनको शहीद कर दिया गया था। उसके बाद देखिए नेम ऑफ द सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, उसका सही जवाब है। ये एक एक्रोनम है, इंग्लिश में इनको एक्रोनम्स कहा जाता है, याद रखिएगा, जिनको कहते हैं मुखफ़फ़ अल्फाज, एक्रोनम्स कहा जाता है जी। लाइक NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस, लाइक HEC हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो इनको इंग्लिश में एक्रोनम्स कहा जाता है। लखनऊ पैक्ट, मुआहदा लखनऊ जो है साइन बिटवीन किन के दरमियान होता है? बेसिकली ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान होता है, ये एक मुआहदा होता है। उसके बाद देखिए एरिया ऑफ पाकिस्तान एज द करंट स्टैटिस्टिक्स सेज, ऑफिशियल एरिया ऑफ पाकिस्तान दैट इज नियर अबाउट 881913 स्क्वायर किलोमीटर, एज जो है वो रिसेंट ऑफिशियल
डेटा जो है, जो रिसेंट ऑफिशियल जो है डेटा है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, वो ये शो करता है कि पाकिस्तान ऑफिशियल एरिया दैट इज नियर अबाउट 118913 स्क्वायर किलोमीटर उसका सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि सिनोनिम ऑफ लैकुना का मतलब क्या होता है। बेसिकली गैप इसका मतलब होता है, ओमिशन भी दोनों ठीक हैं जी। उसके बाद एंटोनियम ऑफ लेविश, लेविश का एंटोनियम क्या होता है, फ्रुगल या मॉडरेट होता है, मोतदिल जिसे कहते हैं जी। व्हेन इंटरनेट फर्स्ट स्टार्टेड, फर्स्ट जो इंटरनेट कब स्टार्ट किया जाता है, 29 अक्टूबर 1969 में इसको स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद देखिए टोटल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस, उसके मेंबर्स कितने हैं टोटल, उसके 10 मेंबर्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के, परमानेंट मेंबर्स 10 ही हैं। उसके बाद देखिए बड़ा ही क्रिटिकल क्वेश्चन दिया हुआ था कि विच डिफेंस मिनिस्टर लेटर बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जुल्फकार अली भुट्टो। उसका सही जवाब था मोहम्मद अली बोगरा भी था, लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो थे, जो पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, बाद में क्या है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनते हैं जुल्फकार अली भुट्टो साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद भी रखते हैं। तो मोहम्मद अली बोगरा भी ऑप्शन था, बट राइट जो आंसर है दैट इज जुल्फकार अली भुट्टो साहब सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस वाटर ट्रीटी, सिंतास का जो मुआहदा है वो कब होता है, ये 19 सितंबर 1960 को होता है। इसमें सालसी का किरदार कौन अदा कर रहा होता है, वर्ल्ड बैंक जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा होता है। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो एक आबी मसला होता है, सिंतास का मुआहदा होता है, वो वर्ल्ड बैंक के ताउन से 1960 में जो है ये तय पाता है। और कब, 19 सितंबर 1960 को होता है जी। Which one is called शो बॉय ऑफ कांग्रेस बाई कायदे आज़म, मौलाना अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। उसके बाद है कि फर्स्ट वुमेन जिमनास्टिक ओलंपिक्स ईयर कब है, वो 1928 नीदरलैंड्स इसका सही जवाब है। उसके बाद है कि इस्लामोफोबिया डे कब मनाया जाता है, इस्लाम की अहमियत के हवाले से और इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है उसको ख़त्म करने के हवाले से और इस्लाम का हकीकी जो है अक्स दिखाने के हवाले से कप्तान साहब के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में 15 मार्च को जो है ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया था। तो आज तक भी अनाउंस किया जा रहा है कि इस्लामोफोबिया डे कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल हमारे पास है दैट इज मैथ के हवाले से सवाल है, दैट इज 4/5x इंटू 3/8y फाइंड x रेशो 5। तो 4/5x रेशो 3/8y। अगर हम देखें यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस हवाले से होगा, दैट इज 4x मल्टीप्लाइड बाई 8 रेशो 3y मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये मेरे पास आएगा 32x रेशो 15y। तो अगर मैं x और y की रेशो निकालूँ, x और y, तो कितना उसका सही जवाब होगा, वो 32:15 यानी कि 15:32 उसका सही जवाब बनेगा जी। उसके बाद है कि अमीर भाषा डैम इज ऑन विच रिवर, ये इंडस रिवर के ऊपर ये वाक़ है। उसके बाद है कि कैंगरूज इन विच सिटी, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे पाए जाते हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलियन टीम्स को कहा जाता है कि कैंगरूज ही हैं। और अगर क्रिकेट की दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है आईसीसी इवेंट्स की फातेह टीम वो कौन सी है, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या चाहे वो ODI वर्ल्ड कप हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा दफ़ा चैंपियंस बनने वाली टीम वो कैंगरूज ही है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पाए जाने वाले कैंगरूज जानवर होते हैं, मैमल्स, तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन को कैंगरूज भी कहा जाता है। उसके बाद है कि फ्रॉम विच ऑप्शन यू एडजस्ट स्लाइड ऑर्डर, स्लाइड सॉर्टर व्यू उसका सही जवाब है। उसके बाद है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। अब पहली बात है कि प्राइम नंबर्स का पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ये ऐसे नंबर होते हैं मैथमेटिक्स में, याद रखिएगा, जो अपने अलावा या एक के अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होते। और याद रखिएगा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं जी। अब वो कहता है कि फर्स्ट 10 प्राइम जो है नंबर्स, इसमें 2, इसमें 3, 5, 7, 11 और 13 और 19, उसके बाद 23 और उसके बाद 29, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें 2 3 5 7 11 13 17 भी इसमें शामिल है, 17 और 19 और 23 और 29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10
अगर इनको टोटल जमा किया जाए तो ये 129 बनते हैं और इनकी एवरेज निकाली जाए, क्योंकि फर्स्ट 10 की बात हो रही है, मैं बटा 10 कर लूँगा तो एक के बाद मैं जो इशारा लगा दूंगा, कितना आ जाएगा मेरे पास तकरीबन ये 12.9 उसका सही जवाब बन जाएगा, उसकी जो है एवरेज। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो अपने अलावा या एक के अलावा किसी पर डिवाइड नहीं होते। जो नेचुरल नंबर होते हैं मैथ के हवाले से याद रखिएगा, वो 1 से स्टार्ट होते हैं जी। नेचुरल नंबर्स वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलते रहते हैं। जो होल नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो 0 से स्टार्ट होते हैं, याद रखिएगा जी। 0 1 2 एंड सो ऑन जी। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, और जो प्राइम नंबर हैं ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ये 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ये फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं। मैथ के हवाले से ये सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question is that is chart inserted in MS Excel में उसका सही जवाब क्या है? Insert tab कंप्यूटर के हवाले से ये सवाल था। Synonym of lavish का एंटोनियम भी पूछा हुआ था, that is extravagant, इसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए तश्त अज़बाम होने का मतलब क्या है? कि किसी का राज फाश कर देना, उसका सही जवाब है। उसके बाद देखिए हदीस जिसमें सिका रावी अपने से ज़्यादा सिका रावी की मुखालफत करे उसे क्या कहा जाता है? हदीस शाज़ कहा जाता है। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र किस नबी का है? वो मूसा कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है, जिनका लक़ब क्या है? कि मूसा कलीमुल्लाह है, कि अल्लाह ताला से हम कलाम करने जाते थे, कहाँ पर? कोहे तूर पे जाते थे, याद रखिएगा। और इसी तरह जी मुख्तलिफ़ अंबिया कराम का जो लक़ब है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या है? याद रखिएगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब वो खलीलुल्लाह है, अल्लाह के दोस्त, वो खलीलुल्लाह है। और इस्माइल का लक़ब क्या है? इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, याद रखिएगा। तो ये भी इस्लामियात के हवाले से मुख्तलिफ जो है अंबिया कराम और उनके जो अलक़ाबात हैं उस हवाले से पूछा जा सकता है कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत जो इस्माइल है वो ज़बीहुल्लाह है, और मूसा क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो कलीमुल्लाह है, याद रखिएगा। और कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ही आया है। ये इस्लामियात के हवाले से सवाल थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अदावत का मतलब क्या होता है? अदावत का मतलब दुश्मनी होता है, याद रखिएगा जी। उर्दू में ये मुतज़ाद अल्फाज के हवाले से पूछा हुआ था। उसके बाद है कि इल्मुल अरूज़ में इस्तिलाह सबब किसे कहा जाता है? कि दो हरूफ के मजमूए को क्या कहते हैं? वो सबब कहा जाता है, याद रखिएगा। हर्फ के मिलने से लफ्ज़ बनते हैं और लफ्ज़ के मिलने से जुमला बनता है। बामानी अल्फाज का मजमूआ वो कलमा, बेमानी क्या होता है? वो मुहमल होता है, याद रखिएगा जी। उसके बाद देखिए यक नशुद दो शुद्ध, फारसी के हवाले से ये एक ज़रबुल मिसल है, उर्दू के हवाले से भी, कि एक मुसीबत ख़त्म अभी नहीं हुई थी कि दूसरी मुसीबत भी आ गई। इसका मतलब है कि एक मुसीबत का अख्ताम नहीं हुआ, दूसरी मुसीबत भी आन पड़ी है सर के ऊपर। तो यक नशुद दो शुद्ध, तो ये एक जो है ज़रबुल मिसल है। उसके बाद है कि दारुल निदवा के नाम से मजलिस मुशावरत किसने कायम की थी? ये कसा बिन किलाब ने कायम की थी। उस वक्त कुरैश जो थे अपने मामलात के हवाले से वहाँ पर मक्का में एक तरह की उन्होंने एक पार्लियामेंट बनाई हुई थी, तो शूरा बनाई हुई थी। तो उस पार्लियामेंट के हवाले से वहाँ पर डिफरेंट मामलात तय होते थे, डिस्कशंस होती थी। तो एक तरह की पंचायत अगर कह सकते हैं तो वो भी ठीक होगा। तो वहाँ पर ये जो है दारुल निदवा के नाम से मजलिस मुशावरत किसने कायम की थी? इस्लामियात के हवाले से ये सवाल था। वो कसा बिन किलाब उसका सही जवाब है।